सामाजिक की मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो दोस्तों कंप्लीट इन वन वीडियो होने वाला है। सामाजिक का पूरा रिवीजन हम इस क्लास में करने वाले हैं। सभी इकाइयों की बात करेंगे, कौन सा इकाई कितने नंबर का है वो बात करने वाले हैं, और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आपके लिए जो कि इकाई को आपके परिपूर्ण करते हैं, इकाई को ओवरऑल कंप्लीट करते हैं, उन सबको लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अब रीट की तैयारी कर रहे हैं तो समय कम है। तो ऐसे कम समय के बीच में आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे पढ़ लेने हैं जो कि आपका पेपर इजीली पास करवा दें। संस्कृत का पेपर आपका 60 नंबर का टोटल पेपर है और पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए, जो कि आप बहुत आसानी से ला पाएंगे। यहाँ पर इस क्लास को अगर आप ध्यान से देखते हैं, सभी बिंदुओं को समझते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 40 से ज़्यादा नंबर आप सामाजिक में बहुत आसानी से ला पाएंगे। कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। पहले इकाई की बात करते हैं। पहला इकाई है कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय को लेकर के, जहाँ पर हमको यहाँ पर पढ़ना है सबसे पहले समाज क्या है। समाज के बारे में जानते हैं कि एक गोत्र मिलकर के समाज बनाता है, ये एक यूनिटी जो कि यहाँ पर नेतृत्व करती है। इस प्रकार के संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के संबंध, सामाजिक संबंधों में जाल को ही, सामाजिक संबंधों के जाल को ही क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। समाज कहेंगे एक गोत्र या एक जाति के लोग मिलजुल करके रहते हैं एक जगह पर, तो वो पूरा समाज यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर के बात आती है। सामाजिक प्रक्रियाओं में किस स्थान पर जब एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो उनमें मेल मिलाप होता है, पारस्परिक संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे को जानने पहचान लगते हैं, तो रहने वालों के बीच में सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन आदि जो हैं वो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ये समाज के अंतर्गत आ गया सबसे पहली बात तो। और ऐसे संबंधों को बनाने के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं उन्हें हम सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। समाज की रचना को लेकर अगर बिंदु आता है तो यहाँ पर देखिए, एक से अधिक व्यक्ति जब एक स्थान पर रहते हैं तो उनमें पारस्परिक संबंध बनता है, तो विभिन्न लोगों के बीच में संबंध भी विविध प्रकार के बनते हैं, जैसे सहयोग के साथ में समायोजन, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सब कुछ पैदा होते हैं। ये संबंध स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी। दूसरा बिंदु, परिवार में पति पत्नी बच्चों के मध्य संबंध होते हैं, पर दुकानदार और ग्राहक के बीच में अस्थायी संबंध होते हैं। स्थायी और अस्थायी संबंध के बारे में ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। और मनुष्य के पास में स्मरण शक्ति है, सोचने की क्षमता है और अपनी दृष्टि है, समाज को बनाने में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कुछ विधियों को लेकर के बात करते हैं। शिक्षण कैसे क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को योग्य बनाना है ताकि वे उस समाज को समझें जिसमें वे रहते हैं। समाज की संरचना, शासन, प्रबंध कैसे होता है, कौन से कारक समाज को अनेक तरीकों से बदलते हैं तथा अनुप्रेषित करते हैं, तो उनके बारे में जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। यही क्या है, सामाजिक शिक्षण। दूसरा बिंदु, सामाजिक जो शिक्षण है वो भारतीय संविधान के प्रतिस्थापित मूल्यों व उनके महत्व को समझ सकें, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता और राष्ट्रीय एकीकरण से अवगत होना, तथा समाजवादी, निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के महत्व को समझना। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर हो गए। तीसरा बिंदु, समाज के सक्रिय, जिम्मेदार और चिंतनशील सदस्य के रूप में अपने आप को बढ़ाने में समर्थ हो। तो ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा बिंदु, विविध मतों, जीवन शैलियों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करना सीखें। पांचवा बिंदु है कि रोचक पाठ्य सामग्री को पढ़ करके आनंद प्राप्त कर सके। तो ये सारे गुण आपको सामाजिक शिक्षण में ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों को समाहित क्यों किया गया है, तो विभिन्न विषय यहाँ पर समाहित हैं, उनका कारण क्या है। तो सामाजिक विज्ञान में अनेक स्वरूप हैं और ये अनेक जो स्वरूप है वो अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान उद्देश्य सिर्फ एक सामाजिक कारक से ही प्रभावित नहीं होकर के अनेक कारकों से ये प्रभावित होता है। ये कारक विषय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि शास्त्रों से और यहाँ से विषयों से प्रभावित होते हैं। 20वीं शताब्दी के पहले मध्य तक इसी प्रकार की विचारधारा के चलते इसे अलग थलग किया गया था, लेकिन बाद में अनुभव किया गया कि मानव संबंधों और समाज के जटिल संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन एक ही सामाजिक विज्ञान का उत्तरदायित्व न होकर के कई सामाजिक विज्ञानों का उत्तरदायित्व है। इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। और इस प्रकार से इस विधेय के अंतर्गत अन्य विषयों को समाहित करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया गया, जिसे निम्नलिखित रेखाचित्र से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे से सभी विषय जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान को जो प्रभावित करते हैं वो करते हैं मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र। ये सारे विषय इसको प्रभावित करते हैं। अब हम कुछ विधियों के बारे में बात करते हैं जो कि इस इकाई में आपको ज़रूर से पढ़नी है और आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इनमें देखिए, इस विधि के अंतर्गत इकाई किसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया या सामाजिक संबंध पर विशेष प्रकाश डालती है। जैसे यात्रा हेतु मुख्यतः प्राथमिकता के आधार पर ले जाने वाली वस्तु की सूची बनाना, समाजोत्पादी शिविर हेतु
वस्तुओं की सूची को बनाना आदि कार्यों को हम इस इकाई में विधि में रख सकते हैं। और सूची आवश्यकता को ध्यान में रख करके बनाई जाती है तथा उसमें तथ्य सामग्री का समावेश होता है। तो इकाई विधि के अंतर्गत ये बिंदु ध्यान रखने हैं। साथ ही स्वयं खोज प्रस्तुत करने, संगठनात्मक जो व्यवहार है उसके गुणों का विकास कर पाएंगे। तो ये बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद में अगली विधि है भाषण विधि। भाषण विधि के बारे में आप जानते ही हैं, बेसिक चीज़ें कि भाषण देना वगैरह होता है। तो गहन अध्ययन करके रुचि प्रमाणों के आधार पर प्रस्तुतिकरण अगर अपने को करना है तो फिर वो क्या रहेगा, भाषण कहलाएगा। अगर आवश्यक जो प्रभावी होता है तो वो भाषण कहलाता है। भाषण की खासियत क्या है, प्रभावी वो होता है। दूसरा बिंदु क्या है इसमें कि इसको समझने और सुनने पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षण विषय की पूर्ण तैयारी करके शिक्षण विधेय की पूर्ण तैयारी करके भाषण दें जो प्रसंग से संबंधित हो। सभी महत्वपूर्ण पक्षों व तत्वों की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान हो सके। इसके लाभ क्या है, लाभ को लेकर के बिंदु आता है। तो इस विधि को निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे अध्यापक तथा विद्यार्थी में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होंगे भाषण के माध्यम से। रुचिकर व समय की बचत यहाँ पर होगी कि सबको एक साथ भाषण दे दिया जाएगा, एक साथ यहाँ पर लेक्चर देकर के बता दिया जाएगा। तीसरा बिंदु, इससे श्रवण शक्ति का विकास होगा कि ज़्यादा सुनना अपने को यहाँ पर स्किल डेवलप होगी सुनने वाली, और अभिप्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। मितव्ययी विधि है कि कम खर्चे में जो शिक्षक है वो सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके भाषण दे करके बता सकता है, समझा सकता है। इस विधि से द्वारा अनुशासन स्थापित होता है क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिव रहता है वो शिक्षक एक्टिव रहता है, बाकी जो शिक्षार्थी हैं सारे वो निष्क्रिय बैठे रहते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, तो अनुशासन में रहते हैं। तो ये अनुशासन स्थापित करने वाली विधि है। ये बात रह गई। हानियों की बात करते हैं कि हानि क्या क्या है इसकी। इस विधि की निम्नलिखित हानियां हैं। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है, अध्यापक पर अधिक कार्यभार होता है। इस विधि से आत्मश्रम को प्रोत्साहन नहीं मिलता। यह विधि अध्यापक केंद्रित होती है, यह केवल स्मरण शक्ति पर आधारित होती है। तो ये क्या है इसकी हानियाँ आपको जो कि ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगली विधि आती है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में कुछ बिंदु जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि इस विधि के द्वारा विद्यार्थियों के सामने समस्या प्रस्तुत करी जाती है और उसका समाधान ढूंढने के लिए उनको प्रेरित करा जाता है ताकि उनके द्वारा विद्यार्थियों में विवेचित चिंतन का विकास हो सके, उनका सोचने की जो शक्ति है उसका विकास हो सके, चिंतन का विकास। और इसकी प्रक्रिया के बारे में आप बात करते हैं तो इसकी प्रक्रिया के चरण निम्न है। सबसे पहले तो क्या रहेगा, प्रस्तुतिकरण, किस समस्या का प्रस्तुतिकरण हो गया। परिकल्पना करी जाएगी, सोचा जाएगा उसके बारे में कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है। फिर जरूरी आंकड़े एकत्रित करे जाएंगे, संकलन करा जाएगा। आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, कौन सा जरूरी है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा काम का है, कौन सा नहीं है, तो वो विश्लेषण करेंगे और परिणाम की ओर बढ़ेंगे। परिणामों का परीक्षण करेंगे और सामान्यकरण और निष्कर्ष निकालेंगे। और छठा यहाँ पर आ जाता है कि प्रलेखन करेंगे कि वो सही काम हुआ है या नहीं हुआ या उसका क्या फीडबैक रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये समस्या समाधान विधि ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत गुणों को लेकर के अपन बात करते हैं कि इसके गुण क्या क्या रहेंगे। इस विधि के निम्न गुण हैं। तो यहाँ पर एक उद्देश्यपूर्ण विधि है। पहली बात तो इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करी जाती है कि किसके सोचने की जो शक्ति है, कौन किस प्रकार से सोच सकता है या समस्या का हल कैसे निकाल सकता है, किस विधि से निकाल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चलेगा। यह विधि अभिप्रेरित करने के साथ साथ अधिगम को प्रभावी और स्थायी भी बनाती है क्योंकि हम सोच करके अपने विवेक से, अपने जो पूर्व ज्ञान रहा है अपना, उसके माध्यम से समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं। मेनली तो लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं। तो ये अपनी स्थायी यहाँ पर जो शिक्षण रहेगा वो स्थायी रहेगा। यह विधि अच्छी आदतों का विकास करते हुए विभिन्न जो गुण हैं, उत्तरदायित्व, उदार दृष्टिकोण आदि का भी यहाँ पर विकास करती है। तो ये इसके कुछ गुण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में इसकी सीमाएँ या फिर हानियाँ क्या रहेंगी तो वो भी जानना ज़रूरी हो जाता है। शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा की जाती है कि इसमें शारीरिक क्रिया काफ़ी ज़्यादा होगी, सोचना पड़ेगा, फिर उसके लिए आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे, फिर समस्या समाधान करना पड़ेगा और फिर समस्या समाधान सही हुआ है या नहीं हुआ है, अगर गलत हो गया है तो फिर वापस से शुरू करना, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। तो मेहनत बहुत ज़्यादा जाती है, शारीरिक क्रियाएँ ज़्यादा होती है। यह विधि अधिक समय लेती है, तो इतनी सारी मेहनत होगी तो समय भी अधिक लगेगा। यह विधि कम प्रतियोगी होती है क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। इसमें शिक्षण निरस होता है जिससे संतोषजनक परिणाम प्राप्त अपने को नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई है। अब अगली विधि आती है प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि में ऐसा समझ रहे हैं आप कि प्रश्न पूछना और उत्तर देना। तो इस विधि में प्राय स्पष्टीकरण, अभ्यास और अंतिम उत्पाद पर बल दिया जाता है। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक उत्तम विधि है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर एक ही हो, यानी कि कोई मूल्यांकन में फिर कोई दिक्कत समस्या ना हो। तो जिसमें शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करे, उस पर उसके माध्यम से उसके रिगार्डिंग प्रश्न करे, उससे जुड़ा, और विद्यार्थियों के जो उत्तर आए उन पर फिर प्रश्न पूछे। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रश्नों के द्वारा शिक्षण को बुनता हुआ शिक्षक आगे बढ़ता है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों सक्रिय रहते हैं।
यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले तो क्या रहेगा, यहाँ पर विषय वस्तु यहाँ पर आएगी। सबसे पहले तो विषय वस्तु आ गई है, फिर उसके बाद में विषय वस्तु से प्राप्त प्रश्न आएंगे, फिर जो प्राप्त प्रश्न आए हैं विद्यार्थियों से उनके उत्तर मिलेंगे, और फिर विद्यार्थियों से जो उत्तर मिले हैं उन उत्तरों को मिला करके उन उत्तरों से एक नए प्राप्त प्रश्न से फिर प्रश्न आएगा। तो इस तरह से ये सर्कल पूरा चलता रहेगा। ये कंटिन्यू हो गया। इसके बाद में इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। मानसिक क्रियाओं को जागृत कर सकने वाली और सरल व स्पष्ट भाषा वाले, निश्चित अर्थ वाले, संक्षेप, सीधे व सरल प्रश्न, नुकीले व पेने, परस्पर संबंधित प्रश्न, रुचिकर और विविध प्रकार के। तो प्रश्नों की विशेषताओं को लेकर के ये बातें ध्यान रखनी है कि ऐसे ऐसे प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न निर्माण में सावधानियां क्या क्या रखनी है अपने को, तो वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि प्रश्न अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, मिश्रित भी नहीं होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न एक से अधिक उत्तर वाले ना हो, उनका उत्तर एक ही आना चाहिए। पुराने आप देख रहे हैं पेपर्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज में से प्रश्न डिलीट करने पड़ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना हो, एक ही उत्तर वाले प्रश्न हो तो दिक्कत ना हो उत्तर में और फिर कॉपी चेक करने में, बाकी सारी चीज़ों में। प्रश्न हाँ या ना के ना हो, 4 ऑप्शन वगैरह वो सारी चीज़ें हो। प्रश्न अधूरे ना हो, ये बात रह गई। गलत भाषा का या फिर सूचना वाले प्रश्न ना हो, गोपनीयता या फिर निजता हनन करने वाले प्रश्न ना हो, अपमानित या फिर मजाक उड़ाने वाले प्रश्न ना हो, सद्भावना बिगाड़ने वाले प्रश्न ना हो, अत्यधिक सरल प्रश्न ना हो। तो ये सारे आपको प्रश्न निर्माण में कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। समाज परिवर्तित कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो समाज एक परिवर्तनशील अवधारणा है जिसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अपने आसपास नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि पहले इतने विद्यालय नहीं थे, वर्तमान में बहुत सारे विद्यालय खुल गए हैं। पहले परिवार में लड़कियों की पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जाता था, पर अब लड़कों के समान ही इस बात पर जोर दिया जाता है कि सब सामाजिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो ये बात यहाँ पर रही। समाज में परिवर्तन 2 प्रकार से आता है। पहला तो आता है समाज से उत्पन्न परिस्थितियाँ, जो आंतरिक जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उनसे, और बाह्य परिस्थितियों से। तो 2 परिस्थितियाँ हुई, आंतरिक और बाहरी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों इस पहले यूनिट के लिए आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिनको आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इकाई 2 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का स्वरूप और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात रहेगी। सेकंड यूनिट आपका 8 नंबर का यूनिट है। 8 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं और एक एक बिंदु को कम से कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्ल मार्क्स का परिचय, आपको ध्यान रखना है। इसमें देखिए, कार्ल मार्क्स प्राथमिक रूप से एक महान आर्थिक इतिहासकार थे। भौतिकवाद के विश्लेषण के आधार पर इन्हें महान भौतिकवादी दार्शनिक भी माना जाता है, ये बिंदु ध्यान रखने। और दुनिया में असमानता कैसे पैदा होती है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है, इसकी व्याख्या मार्क्स ने की थी। बिंदु आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में असमानता कैसे पैदा होती है और उसे कैसे मिटाया जा सकता है, ये अवधारणा, ये व्याख्या किसने करी? कार्ल मार्क्स ने। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत में ट्रियर नामक नगर में हुआ। मार्क्स पर उनके पिता का बहुत प्रभाव था। वे स्थानीय स्कूल में पढ़ने गए जहां उन्होंने इतिहास और कला में अपनी रुचि दर्शाई। अपने पिता की सलाह पर कार्ल मार्क्स ने विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवेश लिया। बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स का समय हिंगलवादी दर्शन के अध्ययन में गुजरा। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं इमाइल दुर्खीम का परिचय। इसमें देखिए, इमाइल दुर्खीम का जन्म फ्रांस में सन 1859 को, देवावसान सन 1917 में हुआ। जन्म हुआ 1859 में, मृत्यु इनकी हुई 1917 में, ये ध्यान रखना है। और इनके सामाजिक विचार मार्क्स और वेबर से भिन्न थे। इनका सामाजिक दर्शन उस समय की यूरोपियन समाज की परिस्थितियों से विकसित हुआ। वे यहूदी परिवार से थे। इन्होंने समाज की संरचना, धर्म, समाज और आत्महत्या जैसे व्याधिकीय पक्षों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। इन्होंने पेरिस और बर्लिन में रह करके अपने अध्ययनों को पूरा किया। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं वेबर के परिचय के बारे में। वेबर के बारे में बिंदु ध्यान रखना है कि मैक्स वेबर का जन्म 1864 में जर्मनी में हुआ। पिता बुनकर परिवार से संबंधित थे, साथ ही अच्छे खासे कानूनविद और उदार राजनीतिज्ञों की श्रेणी में आते थे। माता सुसंस्कृत तथा मानवीय व धार्मिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली महिला थी। वेबर ने सन 1882 में स्कूल का अध्ययन समाप्त किया और हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय में कानून के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया। कुछ वर्षों तक सेना में काम करने के बाद इतिहास के क्षेत्र में अपनी पहली रचना लिखी। सन 1919 में म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने।
सन 1920 में न्यूमोनिया से इनका देहांत हुआ, न्यूमोनिया हो गया था इनको। तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के बारे में। इसमें देखिए मार्क्स का समाज के ढांचे के बारे में विश्लेषण भौतिकवादी व्याख्या पर आधारित था। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति से भौतिक पदार्थ प्राप्त करता है, प्रकृति से उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जो उनके जीवन की आवश्यकताओं और अस्तित्व को बनाए रखती है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज की संरचना का मूल भौतिक गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियों को भौतिकवादी दर्शन का नाम दिया। मार्क्स का मानना था कि ये भौतिक गतिविधियां समाज का मूल हैं, अतः भौतिक गतिविधियां प्राथमिक है और अन्य द्वितीयक हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के देखिए चित्र में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मूल संरचना तो ऐसी है और बाह्य संरचना इस तरह से है, तो कंप्लीट ढकी हुई। इस तरह से मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना आपको ध्यान रखना है। मार्क्स का मानना था कि मूल संरचना मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है और इसी संरचना के आधार पर अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं जैसे परिवार, राज्य, कानून आदि रचनाएं होती है। तो ये कुछ बिंदु आपको मार्क्स के बारे में ध्यान रखने हैं। और परिवर्तन की प्रक्रिया का अगर प्रश्न आता है तो प्रकृति के भौतिकवादी संरचना, मूल संरचना, बाह्य संरचना अलग अलग होने से द्वंद्व समाज में परिवर्तन आता है। तो बाह्य संरचना में परिवर्तन, मूल संरचना में परिवर्तन, इस तरह से चित्र आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाज के विविध सोपानों को लेकर के। समाज के सोपान देखिए, एशिया जो है, एशियाटिक समाज जो है, नीचे नीचे आपको ध्यान रखना है। फिर दासता, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीवाद और फिर समता समाज, इस तरह से वर्गहीन समाज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको 5 प्रकार के समाज ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं, मार्क्स का अर्थ स्पष्ट था कि इतिहास में समाजों के ढांचों में परिवर्तन हुए हैं तो वे उत्पादन के साधनों और समाज में उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन के कारण हुए हैं। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है उस बारे में बात करते हैं। देखिए, विविधता एक शाश्वत मानवीय स्थिति है जो हम ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो सर्वथा एक रूप हो। यदि समूचे भारत में सभी लोग हिंदी भाषा भाषी हो जाएंगे या सभी हिंदी बोलना शुरू कर देंगे तो भी हिंदी की बोलियों में अंतर बना ही रहेगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा ही रहेगी। लिंग, धर्म, जाति, नरजातीयता, क्षेत्र, आर्थिक संस्तर के अंतर भी बने रहेंगे। नतीजा यह है कि विविधता कोई भी अपवाद या विचलन नहीं है बल्कि सहज और स्वाभाविक मानवीय स्थिति है। निम्नलिखित आरेख से समाज बनने के क्रम को समझा जा सकता है। तो ये आरेख क्या है, सबसे पहले व्यक्ति बना, फिर परिवार बना, फिर समुदाय बना और फिर समाज बना। तो समाज का क्रम आपको ध्यान रखना है। इस तरह से समाज का निर्माण हुआ, इस तरह से चित्र ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं, देखिए, अतः समाज में यहाँ एक और अनौपचारिक सामाजिक प्रतिबंध है और दूसरी ओर औपचारिक कानूनी प्रतिबंध भी है। आगे देखिए, दृष्टिकोण से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति, समूह या समाज की उस धारणा से है जिसमें वह विश्वास रखता है और यह मानता है कि जो भी जीवन जीने का तरीका या व्यवहार है उसको किस प्रकार से देखा जाए। यहाँ पर जन कल्याण के बारे में ध्यान रखना है कि समान वितरण होता है, शिक्षा का प्रसार होता है, भोजन की उपलब्धता होती है, समता स्थापित होती है, धन गरीबों में वितरण होता है धन का, और समान व्यवस्था होती है, भेदभाव की समाप्ति होती है, शोषण की समाप्ति। इस तरह से जन कल्याण तभी होगा। इसके बाद में आगे देखिए, दृष्टिकोण के प्राय 2 पक्ष देखने को मिलते हैं। पहला पक्ष है सकारात्मक पक्ष और दूसरा है नकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण। जब सकारात्मक स्थिति होती है तो वह समाज एवं राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देती है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण विघटनकारी समाज को स्थापित करता है। लोकतंत्र की प्रथम जो आवश्यकता होती है, दृष्टिकोणों की बहुलता, जो नागरिकों और राजनीतिक दलों में स्पष्ट दिखाई देती है, देखी जाती है। जीवन में दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं जिनके आधार पर समाज में अलग अलग समूह भी बन जाते हैं। वस्तुतः समाज के आदर्श और दृष्टिकोण समाज की संरचना का एक पक्ष है जिसके आधार पर समाज अपनी सोच का प्रदर्शन करता है। यह भी देखा गया है कि समाज के ये आदर्श ये दृष्टिकोण जो है विचलन को पैदा करते हैं और जब लोग विचलित होते हैं तो समाज में कानून अव्यवस्था फैलती है। ये दूसरा यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और अब हम बात करते हैं इकाई 3 के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या निर्धारण और शिक्षा का अपना तीसरा यूनिट है, जो कि 6 नंबर का यूनिट है। 6 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से याद करने हैं, आइए उनको कम से कम समय में समझते हुए चलते हैं हर एक महत्वपूर्ण बिंदु को। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं स्थानीय संसाधन के बारे में। इसमें देखिए, हम जिस परिवेश में रहते हैं वही परिवेश सीखने की प्रक्रिया में हमारा जो प्रारंभिक मार्गदर्शक बनता है और प्राथमिक आप उसे कह सकते हैं। हमारे आसपास कई ऐसे संस्थान या संसाधन और स्रोत हैं जो हमें विभिन्न क्षेत्रों विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये स्थानीय संसाधन सामाजिक विज्ञान विषय को जानने, समझने व कौशल को विकसित करने की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं।
इसके बाद में हम बात करते हैं स्थानीय संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौगोलिक तथ्य या घटनाएं। इसके अंतर्गत पहाड़ियाँ, सड़कें, फैक्ट्री, मील, अजायब घर, ऐतिहासिक खंडहर तथा अन्य स्थान व वस्तुएं जिनका निरीक्षण किया जा सकता है आदि आते हैं। उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा प्रकार सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार, न्यायालय, संघ, क्लब, समुदाय आदि आते हैं। तीसरा बिंदु, तीसरा प्रकार संस्कृति। इसमें रीति रिवाजों, विचार, जो आस्थाएं हैं वो परंपराएं, दृष्टिकोण, नियम आदि को स्थान दिया गया है। सामुदायिक साधनों के संबंध में एमपी मुफात का मत है, प्रत्येक समुदाय अपने साधनों के संबंध में अनूठा स्थान रखता है। हमको ऐसे अजायब घरों, पुस्तकालयों, आर्ट गैलरियों आदि को उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये कथन आपको ध्यान रखना है एमपी मुफात का। इस तरह से 3 प्रकार हो गए। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है स्थानीय संसाधनों के महत्व को लेकर के। इसमें देखिए, वेस्ले के अनुसार समुदाय विश्व का संक्षिप्त रूप है। समुदाय विश्व का संक्षिप्त रूप है, किसने कहा? वेस्ले ने कहा। ये बात ध्यान रखनी है। यह प्रत्येक मूलभूत क्रिया के अवसर प्रदान करता है, चाहे वह अतीत से संबंधित हो या वर्तमान से संबंधित हो। वस्तुतः समुदाय ज्ञान का अक्षय भंडार है जो व्यक्तियों को प्रत्येक रूप से सदैव व चिरंतन रूप से उपलब्ध रहता है। समुदाय की छोटी छोटी दुकानें विश्व की आर्थिक व्यवस्था की परिचायक हैं। ग्रामीण पंचायतें उन बहुत सी समस्याओं के समाधान में लगी हुई रहती है जो प्रत्येक काल में लोगों के समझ में बनी हुई है। जो शिक्षक उस समुदाय का जिसमें उसका विद्यालय स्थापित है उपयोग नहीं कर पाता है तो वह जीवन शक्ति के स्रोत की अवहेलना करता है। तो इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एनसीएफ 2005 को लेकर के हमने एक अलग वीडियो भी बना रखा है पहले से ही, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपकी पढ़ाई में थोड़ी मदद उससे भी आपको मिल जाएगी एनसीएफ 2005 को समझने में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता पश्चात जब देश संप्रभु स्थिति में आया तो शिक्षा के क्षेत्र में नवीन समीकरण पैदा हुए। नए दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसमें यह विचार हुआ कि देश में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप क्या होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न आयोग व समितियों का गठन किया गया। शिक्षा के सभी प्रयास किसके लिए हों, इस प्रश्न के उत्तर में अध्येता को केंद्र में रखा गया। तब यह महसूस किया गया कि विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, सुखद अधिगम ज्ञान की संरचना को विद्यार्थी स्वयं तैयार करें। इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का निर्माण किया गया। ये बात ध्यान रखनी है। और एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान विषय को प्राथमिकता देना आवश्यक समझा गया, जिससे सामाजिक विज्ञान बौद्धिक व रोजगार प्राप्ति में सहायक बन सके। नवीन पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान की पुनर्रचना निम्नलिखित रूप से की गई। पहला बिंदु देखिए, इसमें सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में केवल तथ्यों को प्रस्तुत न करें क्योंकि इससे रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, बल्कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों में विश्लेषण की क्षमता बढ़ाना है, जिससे कि वे किसी भी घटना को गहराई से समझ करके सही या गलत या उचित अनुचित का निर्णय ले सकें। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में दूसरा बिंदु, विभिन्नताओं से भरे समाज व उससे जुड़ी प्रासंगिक विषय वस्तु बालकों के पठन पाठन का हिस्सा बने। हमारे समाज की भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताओं का ज्ञान गतिविधियों के साथ में करवाया जाए। तो ये 2 बिंदु अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं गतिविधि की अवधारणाओं को लेकर के। गतिविधि की अवधारणा चिरकालीन है। यह बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। आदर्श रूप में गतिविधि आधारित शिक्षण में शारीरिक शिक्षा, शारीरिक क्रियाकलाप के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें कुछ बिंदु देखिए। पहला क्या है, इसमें दिमागी कसरत, विश्लेषण और विवेचन भी शामिल है। दिमागी कसरत से ही इंसान सीखता है, इसलिए गतिविधि को सीखने की प्रक्रिया से अलग नहीं देखा जा सकता। दूसरा बिंदु क्या है कि कोमेनियस ने बच्चों के दिमाग और उनके सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने पर जोर दिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं गतिविधि की विशेषताओं को लेकर के। पहली विशेषता देखिए, गतिविधि में मानसिक प्रयास भी सम्मिलित है। इसका अर्थ कुछ याद करना ही नहीं है, असल में गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है। दूसरा विशेषता क्या है, गतिविधि की प्रकृति दिलचस्प है तथा गतिविधियों में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ काम करना, उनके अलावा वैचारिक स्तर पर किए जा सकने वाले क्रियाकलाप भी शामिल हैं। तीसरी विशेषता क्या है, बच्चे अकेले करें या समूह में, गतिविधि बच्चे की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। चौथी विशेषता क्या है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है तथा उसमें चुनौती का तत्व मौजूद रहता है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं गतिविधि तैयार करने व संचालित करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखिए, पहला बिंदु, गतिविधि करवाने का पहला उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य हमें सबसे पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए कि किस लिए हमें गतिविधि बनानी है।
दूसरी बात, गतिविधि बच्चे के सीखने के स्तर के हिसाब से होनी चाहिए कि बच्चा उसको आसानी से समझ सके। और तीसरी बात, गतिविधि का किसी खास विषय पर केंद्रित होना ज़रूरी है, जो विषय बच्चा समझता होना चाहिए। और चौथा बिंदु, गतिविधि में इस्तेमाल की जाने वाली जो सामग्री है वो बच्चों की भागीदारी और समूह का संयोजन ठीक होना चाहिए। पांचवा बात क्या है, निर्देश स्पष्ट और सलीके से दिए जाने चाहिए ताकि बच्चे समझ सके। छठी बात क्या है, सभी बच्चों की बुद्धिमत्तापूर्ण भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण होती है। और सातवीं बात क्या है, गतिविधि का विश्लेषण व पुनर्विचार होना जरूरी होता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है गतिविधि तैयार करने के लिए। और इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाँवों में निम्न प्रकार के प्रयास करने चाहिए। कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, आइए उनके बारे में बात करते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम शिक्षण कार्य के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास भी करें। यह हमारी सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो से आपकी पढ़ाई में मदद हो रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, अपने जो क्लास के ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी शेयर करके अपने दोस्तों की भी मदद करें। और आगे देखिए, इसके तहत किए जाने वाले विभिन्न जो प्रयास हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, सर्वप्रथम हम छात्रों को शिक्षा के महत्व से परिचित करवाएंगे, भली भांति परिचित करवाएंगे। और दूसरा बिंदु है, गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के माध्यम से गांव के प्रौढ़ों को शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। तीसरा बिंदु है, गांव में घर घर जाकर के बालकों का विद्यालय भेजने का निवेदन करेंगे, बालकों को विद्यालय भेजने का निवेदन करेंगे कि आप विद्यालय में बालकों को भेजिए उस बारे में। और चौथा बिंदु क्या है, गाँव के विभिन्न जो समुदाय हैं उनके लोगों को बालिका शिक्षा के महत्व से अवगत करवाएंगे ताकि लोग अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित होवें। तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। प्रोफेसर यशपाल समिति के बारे में आपको ध्यान रखना है। प्रोफेसर यशपाल समिति का कार्य हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी गलती है। वह गलती यह थी कि अधिक पढ़ाई करवाई जाती है परंतु बच्चे बहुत थोड़ा सीखते हैं या समझते हैं। यह समस्या भिन्न भिन्न रूपों में प्रदर्शित होती है। समस्या का सबसे ज़्यादा कठोर रूप है, बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते समय प्रतिदिन बड़ा बस्ता ढोते हुए ले जाना पड़ता है। लेकिन समिति का उद्देश्य फोकस जिस बोझ से संबंधित है वह न केवल भौतिक बोझ है बल्कि सीखने का बोझ भी है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में बात करते हैं समिति के कुछ बिंदुओं के आधार पर सीखने के बोझ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जैसे निरस शिक्षा, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं प्राय निरस व उबाऊ होती हैं। शिक्षक भी प्राय यह शिकायत करते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे शिक्षा को कक्षा में ही किसी विषय को विस्तार से समझा सकें। दूसरा बिंदु क्या बताया, परीक्षा प्रणाली के बारे में। इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में संकल्पनाओं तथा सूचनाओं अनिश्चित व नई समस्याओं में प्रस्तुत करने की क्षमता या सामान्य रूप से सोचने की क्षमता की जांच नहीं होती है, अपितु केवल रटने की क्षमता या संस्मरण रट सकने की क्षमता की जांच हो पाती है। तो इस तरह से परीक्षा प्रणाली भी गलत रहती है। और तीसरा बिंदु क्या है, तथ्यात्मक रूप से पाठ्यपुस्तकें। तो परीक्षा प्रणाली के व्यापक प्रभाव को पाठ्यपुस्तकों की लेखन शैली तथा विषय सूची में देखा जा सकता है, जो कि लेखन विशेष रूप से मात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने में बच्चों की मदद की दृष्टि से तैयार की जाती है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और चौथा बिंदु है भाषा और पाठ्यपुस्तक। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी पाठ्यपुस्तकों बच्चों के दृष्टिकोण से नहीं लिखी जाती है, न तो संप्रेषण का ढंग और न ही वर्णित विषय वस्तु का चयन और न ही प्रयुक्त भाषा का बच्चे के मानसिक स्तर पर कोई सरोकार हो पाता है। ध्यान रखना है कि कोई भी सरोकार इससे नहीं होता है। और सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण के लिए प्रयुक्त पाठ्यपुस्तकों में ऐसी रूढ़िबद्ध शैली में शब्द योजना और वाक्य संरचना मिलती है कि बच्चे प्रयुक्त भाषा को अपनी भाषा नहीं मान पाता है। इस तरह से बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में नई शिक्षा नीति के बारे में। इसमें देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में 1986 की शिक्षा नीति मील का पत्थर है। इसी को आधार मानते हुए हमारी शिक्षा का ताना बाना बुना गया है। नई शिक्षा नीति 1986 का आधार और सिद्धांत भारतीय द्वारा प्रदत्त है, इसलिए यह नीति राष्ट्रीय नीति का स्तर प्राप्त कर सकी है। 1986 की नीति ने सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अपनी प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार से है। पहली सिफारिश क्या है, व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास करना। दूसरी सिफारिश क्या है, वैज्ञानिक मन स्थिति का आविर्भाव करना। और तीसरा बिंदु क्या है, भौतिक, सामाजिक, तकनीकी व आर्थिक परिवेश के प्रति जागरूकता। और चौथा बिंदु क्या है, श्रम के प्रति निष्ठा। पांचवा बिंदु है धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के प्रति आस्था। छठा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। सातवां बिंदु है राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रति आस्था तथा अंतर सांस्कृतिक समझ का विकास करना। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में हुए परिवर्तनों के बारे में। इसमें देखिए, इसकी परिवर्तन की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित है। पहली सिफारिश क्या है, कर्म के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा है मानवीयता व मिश्रित संस्कृति के प्रति मूल्यों का विकास करना।
तीसरा बिंदु देखिए आर्थिक विकास में योगदान हेतु मानवीय शक्ति उपलब्ध कराने का प्रयास। चौथा बिंदु प्रतिभाशाली बालकों को अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ाने में सहायता। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये सारे बिंदु यहाँ तीसरे इकाई में हो गए हैं और अब हम बात करते हैं इकाई 4। आपके कुछ बुनियादी प्रश्नों से परिचय को लेकर के यहाँ पर बात रहेगी। 8 नंबर का इकाई है। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपको जरूर से याद करने हैं, एटलीस्ट कम से कम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक जो आपके इस यूनिट को, चौथे यूनिट को ओवरऑल कंप्लीट कर रहे हों। पहला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए पंथ निरपेक्षता क्या होती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ओर तो ब्रिटिश हुकूमत की धार्मिक जो अलगाव है उसको पैदा करने की नीतियों का विरोध किया, तो दूसरी ओर देश के भीतर फिरकापस्त ताकतों का भी जमकर के सामना किया और उनका विरोध किया। धार्मिक आधार पर देश का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण था और उससे उत्पन्न जो तांडव है वो भी उससे सबक लेते हुए स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता को आज़ाद भारत का प्रमुख आभूषण बनाया। इसके पीछे यह भी ध्येय था कि भारत की धार्मिक विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए। इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता आधुनिक भारत की प्रमुख विशेषता है। इसका सीधा अर्थ है भारत राज्य किसी विशेष धर्म पर आधारित नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ पर सम्मान महत्व दिया जाता है। इस हेतु हमारे संविधान में इस संबंध में प्रावधान क्या क्या किए गए हैं उनके बारे में आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। पहला बिंदु देखिए, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार या अंगीकृत नहीं किया जाएगा। इस कारण हमारे देश में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है, सभी को इक्वली यहाँ पर रखा जाता है। और दूसरा बिंदु है, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तीसरा बिंदु, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध करता है, विरोध करता है। चौथा बिंदु, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने के अधिकार देता है और यहाँ पर समानता सुनिश्चित करता है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है, धार्मिक कुप्रथाओं और कुरीतियों को रोकने के लिए राज्य धार्मिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता किसी वर्ग विशेष की विचारधारा तक सीमित नहीं है, यह विचारधारा संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता इस संवैधानिक बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करता है, फिर भी हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रभावों का मुकाबला करने और सांप्रदायिक सौहार्द व समरसता को बनाए रखने हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच को विकसित करना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच को विकसित करना होगा। अगला बिंदु है, भारत में सभी धार्मिक उत्सवों को धर्मावलंबी एक दूसरे के साथ मिलकर के उत्सव मनाते हैं और सहयोग भी करते हैं। भारतीय दर्शन सर्वधर्म और वसुधैव कुटुंबकम पर बल देता है, परंतु स्वतंत्रता के बाद धार्मिक असहिष्णुता और उन्माद से देश के कई भाग प्रभावित हुए हैं। सामाजिक शिक्षण की यह चुनौती है कि पंथ निरपेक्षता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की चुनौतियाँ क्या क्या हैं उन बारे में। 4 चुनौतियाँ महत्वपूर्ण तौर पर रहती हैं, जेंडर, धर्म, जाति और वर्ग को लेकर के। आइए इनके बारे में कुछ बिंदुओं को जानते हैं कि कैसे ये सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर में देखिए, विश्व स्तर पर नारियों के संबंध में बहुत से सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्राय स्त्रियों को शिक्षा के लिए नहीं अपितु घर के काम के लिए उचित समझा जाता है। उन पर ढेरों सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। समाज के बहुत से लोग आज भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शिक्षा से ज़्यादा पक्षधर नहीं है या स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में नहीं है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और पुरुषों की शिक्षा पर ही अधिक बल देते हैं, स्त्रियों की शिक्षा पर बल नहीं देते हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे देखिए, ऐसा समझा जाता है कि परिवार का जो मुख्य कर्तव्य है वह सिर्फ स्त्रियों का विवाह करना ही है, उनको शिक्षा देना नहीं है। इसके अतिरिक्त लड़कियों का लड़कों के साथ में भेदभाव बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। यह कहा जाता है कि इनके अध्ययन कराने से कोई भी लाभ नहीं होगा। इस तरह के बिंदु ध्यान रखने हैं यहाँ पर जेंडर भेदभाव को लेकर के। और आजकल जिस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के विरुद्ध हो रही है उससे लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। ये कुछ बिंदु यहाँ पर हो गए। तथापि वर्तमान में समाज की धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है और स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। आधी दुनिया को अशिक्षित, अकुशल तथा सामाजिक और आर्थिक निर्णयों में उनकी सहभागिता से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनका संबंध लड़कियों के शिक्षित होने से उनके सामाजिक योगदान और उनके अपने स्वयं के व्यक्तिगत उत्थान एवं प्रगति के साथ जुड़े हुए हैं।
इनमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करके परंपरागत मानसिकता को परिवर्तित करे और उनमें बदलाव लाए। इस तरह से ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर धर्म किस प्रकार से आपके सामाजिक शिक्षण को प्रभावित करता है। शिक्षा के आधुनिक संदर्भों में देखें तो विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता को अपनाया गया है। हमारे देश में जहां विभिन्न धर्मों व समुदायों के लोग निवास करते हैं, वे समानता, स्वतंत्रता व समृद्धि पाने के लिए प्रयासरत भी हैं। यहाँ सेल्यूलर स्टेट की अवधारणा प्रासंगिक भी है। हमारे संविधान का 25वां अनुच्छेद सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने विचारों के प्रकाशन, व्यवहार करने तथा धर्म के प्रचार की उस सीमा तक स्वतंत्रता प्रदान करता है जिस सीमा तक सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं अन्य नागरिकों की ऐसी ही स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचती हो। अनुच्छेद 30 धार्मिक संस्था बनाने, भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के प्रचार प्रसार की आज़ादी देता है। ये संवैधानिक प्रावधान राज्य के समक्ष सभी धर्मों की समानता पर जोर देते हैं। राज्य किसी धर्म विशेष के पोषण संरक्षण के लिए कार्य नहीं करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य को यह अधिकार अवश्य है कि किसी धर्म के नाम पर कुरीतियाँ और जो कुप्रथाएं हैं उनको रोकने के लिए वह कानून बना सकता है, जैसे नरबलि, पशु बलि आदि। इनके ऊपर सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है, कोई भी अगर कुरीति कुप्रथा अगर सरकार के सामने रखी जाती है। वर्तमान में सार्वजनिक जीवन में हम धर्म निरपेक्षता की सैद्धांतिक दुहाई अवश्य देते हैं, किंतु व्यक्तिगत जीवन में इसे बरकरार रखने में कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। अध्यापक का यह दायित्व है कि वह इस संतुलन को बनाए रखे। अध्यापक यह कार्य सामाजिक विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के माध्यम से कर सकता है। इस तरह से बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तीसरे नंबर पर है जाति किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को प्रभावित करती है। तो जाति समाज की एक जकड़न है जिससे विद्यार्थी व शिक्षक दोनों प्रभावित होते हैं। इसलिए शिक्षा की एक बड़ी चुनौती जाति निरपेक्षता के आधार पर शिक्षण कराना है। किसी जाति की श्रेष्ठता का बखान अथवा विशिष्ट जाति की निंदा जातिवाद की भावना को विकसित करता है। हम अगर किसी जाति की बड़ाई करते हैं या किसी जाति की बुराई करते हैं तो फिर वहाँ पर जातिगत भेदभाव आता है और जातिवाद की भावना वहाँ पर विकसित होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, सभी को इक्वली राह पर रखना है। शिक्षण में ऐसा कार्य समता को नहीं विषमता को पैदा करेगा। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षण कार्य में इन दोनों भावनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं है। कक्षा से बाहर समाज में भी जातिवाद के आधार पर परिवेश विद्यमान है। यह परिवेश उस मानसिकता को पैदा करता है जिसमें जातिवाद और बढ़ता है, और सामाजिक विज्ञान शिक्षण की बड़ी चुनौती है कि उस परिवेश में बदलाव कैसे लाया जाए। ये इस तरह से आपको जातिगत जो बातें हैं उनके बारे में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं वर्ग को लेकर के कुछ बातें जो कि आपको ध्यान रखनी है कि सामाजिक शिक्षण को प्रभावित करती हैं। इसमें देखिए, जाति व्यवस्था में धीरे धीरे विखंडन की प्रक्रिया के दौरान समाज में एक बड़े समूह के रूप में वर्ग व्यवस्था ने स्थान लेना प्रारंभ कर दिया है। वर्ग निर्माण का आधार आर्थिक और व्यावसायिक होता है। प्राय समाज में आर्थिक संपन्नता या विपन्नता के आधार पर जब उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग की बात की जाती है। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण और शहरीकरण वर्ग व्यवस्था के आधार हैं। वैश्वीकरण व व्यवसायों के बहुआयामी स्वरूप के कारण भी ये बदलाव आ रहे हैं। देश में आज प्रगतिशील युवा वर्ग का उदय हो रहा है जो गतिशील व दूरगामी सोच वाला है और सकारात्मक संकेत है ये है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान शिक्षक के सामने यह चुनौती मुख्य रूप से रहती है कि वह विषय के मूल्यों को विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन में कैसे उतारें। विद्यार्थी के व्यवहारगत परिवर्तन में उनमें जेंडर, धर्म, जाति व वर्ग संबंधित समरसता पैदा करना ही समग्र शिक्षण प्रक्रिया के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में अगर अलग प्रश्न आता है तो फिर आपको उसको कैसे मैनेज करना है। निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है या फिर छोटा प्रश्न भी यहाँ से आ सकता है। तो इसमें देखिए, जेंडर एक अवधारणात्मक शब्द है जिसका अर्थ है महिला और पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक परिभाषा, यानी कि समाज महिला और पुरुष को किस तरह देखता है, उन्हें कौन सी भूमिकाएं अधिकार संसाधन देता है और उन्हें किस तरह की मानसिक सिखाता है या उनकी मानसिकता में परिवर्तन करता है। इस रूप में जेंडर की समझ को महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करने, विश्लेषण करने से एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आजकल जेंडर शब्द का इस्तेमाल औरतों व मर्दों की जमीनी सामाजिक सच्चाइयों को समझने के लिए विश्लेषण के एक औजार के रूप में किया जाता है। जेंडर संबंधी सामाजिक अनुभव के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हमारे पास के सामाजिक परिवेश में लड़के लड़कियों को समाज में भूमिका तथा अधिकार, परिवार में उन पर दिए जाने वाला ध्यान व उनमें भिन्नता हमारी सोच को बताती है।
सामाजिक विरूपता के कुछ उदाहरण समाचार माध्यमों से पढ़ें, सुने व प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं, जो महिलाओं के प्रति कुछ लोगों की प्रतिगामी सोच व विभत्सकारी व्यवहार को दर्शाते हैं। जैसे प्राय घरों में लड़कियों की तुलना में लड़कों को खान पान, रहन सहन, शिक्षा के क्षेत्र में वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही समाज में लड़कियों पर कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकती या ये काम तो केवल लड़के ही कर सकते हैं। इन सामाजिक अनुभवों के आधार पर जेंडर के संदर्भ में लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की होती है। इसी प्रकार से शिक्षित होते हुए भी कोशिश यह रहती है कि महिलाओं को महत्वपूर्ण काम ना दिए जाए और उनके काम का मूल्यांकन इसी तरह से किया जाता है कि वे महिलाएं जो घर गृहस्थी संभालती है उनके घरेलू श्रम का भी कोई मूल्यांकन उनका नहीं होता है। इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके बाद में हम बात करते हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें देखिए उच्च माध्यमिक स्तर पर जेंडर आधारित चुनौतियां निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? पहली चुनौती है अंधविश्वास व कुप्रथाएं। बालिका शिक्षा से जुड़ी अनेक कुप्रथाएं व अंधविश्वास प्रचलित हैं। कुछ समाजों में शिक्षित महिला को अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही हमारे देश में बाल विवाह पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित है, जो कि बालिका शिक्षा में बाधक बनते हैं। इसके बाद में दूसरा बिंदु है उचित धारणा का अभाव। हमारे देश में बालिका शिक्षा के प्रति उचित धारणा एवं दृष्टिकोण का अभाव है। हमारे देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बेकार एवं विलासिता के रूप में माना जाता है। अतः जब तक इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होगा तब तक बालिका शिक्षा की चुनौतियां यथावत बनी रहेंगी, इनमें कमी नहीं आएगी, ठीक नहीं होगी। इसके कारण अन्य समस्याओं को भी बल मिलेगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर हैं। और इसके बाद में तीसरा बिंदु है प्रबंधन व व्यवस्था का अभाव। इसमें देखिए बालिका शिक्षा के विकास हेतु अच्छे प्रबंध या व्यवस्था का भी अभाव है। इसके लिए अलग से प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बालिका शिक्षा को प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं मिली है और बालिका शिक्षा को प्रशासन कोई महत्व नहीं देता और न ही इसके निरीक्षण की उचित व्यवस्था है। और इसके बाद में चौथा बिंदु है बालिका विद्यालयों का अभाव। हमारे देश में बालिका शिक्षा के प्रसार व विकास में एक बड़ी समस्या बालिका विद्यालयों का न होना है। पुराने विचारों के व्यक्ति अपनी अपनी बालिकाओं को सह शिक्षा देने वाले विद्यालयों में भेजना अच्छा नहीं समझते, यानी कि लड़के और लड़कियां एक साथ इस स्कूल में पढ़ती है, कॉमन स्कूल, तो उनमें भेजना अच्छा नहीं समझते। फलतः उनकी इस प्रवृत्ति के कारण बालिकाएं अलग से विद्यालय न होने के कारण पढ़ने से वंचित रह जाती हैं। तो ये बिंदु यहाँ ध्यान रखना है। और पांचवा बिंदु है शिक्षिकाओं का अभाव। बालिकाओं के विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षिकाओं का अभाव अभी भी है। इस प्रकार शिक्षिकाओं की कमी के कारण बालिकाओं के विद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है। यह समस्या विशेषतः ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। तो शिक्षिकाओं का अभाव ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला बिंदु छठा बिंदु है अपव्यय का प्रभाव। बालिका शिक्षा से जुड़ी एक समस्या व्यर्थ का व्यय होना भी है। अनेक बालिकाएं अपने अध्ययन के पश्चात कोई काम नहीं करती। इसके साथ ही अपना अध्ययन पूर्ण होने से पूर्व भी अनेक बालिकाएं बीच में ही विद्यालय की पढ़ाई छोड़ देती है। तो धन का व्यर्थ खर्च यहाँ पर हो रहा है, तो अपव्यय का भी प्रभाव पड़ता है। और सातवां बिंदु है पाठ्यक्रम की कमियाँ। हमारे देश में प्रचलित जो पाठ्यक्रम है उसमें सैद्धांतिकता अधिक है। सामाजिक व व्यवहारिक दृष्टि से इसका उपयोग कम है। पाठ्यक्रम बालक प्रधान अधिक है, अर्थात बालकों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्मित होता है। तो ये सातवां बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में आठवां बिंदु है निर्धनता का अभाव। निर्धनता का अभाव देखिए हमारे देश में आर्थिक स्थिति ठीक न होना भी बालिका शिक्षा के लिए एक समस्या है। अभिभावक निर्धनता के कारण बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय नहीं करते और इस पैसे को उनके दहेज में देना पसंद करते हैं। तो ये आठवां बिंदु हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बालिकाओं की शिक्षा के विकास एवं सुधार हेतु उचित उपाय कौन कौन से हैं। तो उस बारे में देखिए आइए हम बात करते हैं और एक एक बिंदु को समझते हैं। इसमें देखिए वर्तमान समय में बालिका शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता को देखते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि बालिका शिक्षा के विकास एवं सुधार हेतु पर्याप्त कदम उठाए जाएं। प्रमुख रूप से कुछ सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में। पहला उपाय है बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। बालिका शिक्षा के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे मात्र शादी का बहाना या पासपोर्ट नहीं माना जाना चाहिए। बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा बिंदु है पृथक विद्यालयों की स्थापना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना भी होनी चाहिए। तीसरा बिंदु है शिक्षिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था। अभी हमने ऊपर यहाँ पर बिंदु देखिए, उन्हीं में आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर ला देनी है और पॉजिटिव सभी बिंदु सेम टू सेम लिख देने हैं। इसमें देखिए शिक्षिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था, तो बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ
यह भी आवश्यक है कि बालिकाओं के विद्यालय में अधिकाधिक या सभी शिक्षिकाओं की नियुक्ति ही की जानी चाहिए। उन्हें विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं भी दी जानी चाहिए जिससे वे शिक्षण तथा बालिकाओं के ठहराव में रुचि ले सकें। इसके बाद में चौथा बिंदु, बालिकाओं के पाठ्यक्रम में सुधार। बालिकाओं के लिए पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए। बालक एवं बालिकाओं के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम है, परंतु भूमिका व आवश्यकता दोनों की अलग अलग होती है। अतः बालिकाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। पांचवा बिंदु है पृथक निदेशालय की स्थापना। बालिका शिक्षा के विकास के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिए। छठा बिंदु है बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। बालिकाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उन्हें पाठ्य पुस्तकें तथा विद्यालय गणवेश उपलब्ध करवाए जा सके तो उत्तम है। और इससे फिर बालिका शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा और ये इस तरह से अपना जो यूनिट है, चौथा यूनिट, ये कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं इकाई 5 के बारे में, जिसका नाम है इतिहास का स्वरूप। इतिहास का स्वरूप, ये जो यूनिट है आपका दोस्तों 6 नंबर का यूनिट है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर बनेंगे महत्वपूर्ण, आइए उनके बारे में बात करते हैं और इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं और समझते हैं एक एक बिंदु को। पहला बिंदु देखिए, इतिहास लेखन के साक्ष्यों का महत्व है। इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों को समाहित करके पढ़ाया जाता है। इनमें एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास भी है। इतिहास एक वैज्ञानिक विषय है। यह अपने तथ्यों के लिए प्रमाण आधारित तक प्रस्तुत करता है। इतिहास विषय में साक्ष्यों का काफ़ी महत्व है। इतिहास में साक्ष्य किसी भी विषय के प्रमाण को जानने, समझने व उस पर खरा उतरने हेतु काम में लाए जाते हैं। साक्ष्यों को एकत्रित करके उन पर चर्चा की जाती है। इतिहास विषय में अतीत के कई साक्ष्य बिखरे पड़े मिलते हैं। इन सभी सबूतों को एक साथ इकट्ठा करके बीते हुए कल के बारे में इतिहासकार द्वारा अतीत का पुनर्निर्माण करना ही इतिहास कहलाता है। साक्ष्यों के रूप में हम विभिन्न चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। वर्षों पहले से सिंचाई हेतु नहरें, तालाब व कुएं थे। बैलों द्वारा रहट से मिट्टी के पात्रों द्वारा पानी कुओं से निकाला जाता था। पुराने दस्तावेज, स्टाम्प, लिखावट, चौपनियाँ आदि जो वर्षों पहले पूर्वजों ने प्रयोग में लिए हैं, ये सभी इतिहास में साक्ष्य के रूप में काम में आते हैं। तो इस तरह से इतिहास के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु देखिए, प्राचीन इतिहास को किन रूपों में लिखा गया था, इस बारे में भी प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन सभ्यता में इतिहास को विभिन्न रूपों में लिखा गया है, जिसको हम निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, वैदिक काल में संस्कृत में कई विधाएं प्रचलित थी, जैसे गाथा या गीत, नारसंसी वीर नायकों की प्रशस्ति, आख्यान, नाटकीय विवरण और पुराण। इनमें ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा बिंदु, रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य से तत्कालीन जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अगला तीसरा बिंदु है, वैदिक काल में सूत व मागध सूचना एकत्रित करने का कार्य करते थे। चौथा बिंदु है, चौथी सदी ईसा पूर्व मौर्य काल में, चौथी सदी गुप्त काल के मध्य अर्थशास्त्र, चाणक्य, महाभारत, पतंजलि जैसे ग्रंथों की रचना हुई। पांचवा बिंदु, गुप्त काल में पुराणों को लिपिबद्ध करके इतिहास को सुरक्षित करने का कार्य किया गया। विभिन्न शासकों जैसे खारवेल कलिंग, रुद्रामन, शक, समुद्रगुप्त, हर्ष तथा चालुक्य, राष्ट्रकूट व पाल वंश के शासकों के शिलालेख तिथि युक्त हैं। इस तरह से ध्यान रखना है। और छठा बिंदु है, संगम काल का प्रचुर साहित्य तमिल भाषा में प्राप्त हुआ। सातवां बिंदु है, 7वीं सदी में सूत मागधों की भूमिका दरबारी कवियों ने ले ली। कई ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखी, जैसे बाणभट्ट का हर्षचरित, विल्हण का विक्रमांक, देवचरित, जानक का पृथ्वीराज विजय, कलहण की राजतरंगिणी आदि के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और इसके बाद में आठवां बिंदु है, जैन पट्टावलियों में तिथि युक्त इतिहास है। नवा बिंदु देखिए, जैन व बौद्ध धार्मिक साहित्य में भी इन धर्मों का इतिहास सुरक्षित है। समग्र रूप से देखने पर हम पाते हैं कि इन युगों में ऐतिहासिक अध्ययन तो हुए, किंतु वे कथाओं के रूप में या साहित्य के अंग के रूप में प्रचलित हो गए, स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित नहीं हो सके। इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय इतिहास के बारे में। इसमें देखिए, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक, कला, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, आर्थिक क्षेत्र आदि में जो विकास या बदलाव हुआ, उन सब से मिलकर के राष्ट्रीय इतिहास बना है। राष्ट्रीय इतिहास कैसे बना कि राष्ट्र के जो क्षेत्र हैं उन सभी में राजनीतिक, कला, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, आर्थिक क्षेत्र आदि में जो बदलाव हुए, उन बदलावों के कारण सबसे मिलकर के राष्ट्रीय इतिहास बना। और धीरे धीरे जो बदलाव हो रहे हैं और जो हम नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो इतिहास के अंतर्गत गिनी जा रही है। और एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय इतिहास में कहा गया है कि राष्ट्रीय इतिहास का इस प्रकार से समावेश हो कि
अब इसमें कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है, 2 बिंदु। पहला बिंदु देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर को समझ रहे हैं। दूसरा बिंदु, माध्यमिक स्तर पर छात्र अतीत पर गौरव करें व राष्ट्र की घटनाओं को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझें। इन विचारों के परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं कि राष्ट्र के अतीत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो पत्र हैं, धार्मिक पात्रों का जो दर्शन करवाएं, वही राष्ट्रीय इतिहास है। इससे हम निम्न तथ्यों की सामग्री को ले सकते हैं। पहली सामग्री का तथ्य क्या है? राष्ट्रीय इतिहास में हमें गौरवशाली क्षणों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव विकसित होता है। दूसरा बिंदु है, हेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था। 630 में यह भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करी। नालंदा उस युग का प्रमुख विश्वविद्यालय था, जिसमें 8 महाविद्यालय, 1500 आचार्य और 10,000 विद्यार्थी थे, जिनमें कई विदेशी छात्र भी थे। हर्षवर्धन ने इनके खर्च के लिए 100 गांव दान में दिए थे और सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने भी 5 गांव दान दिए थे। इस तरह से ध्यान रखना है। और तीसरा बिंदु, राष्ट्रीय इतिहास में हम विभिन्न मंदिरों, स्मारकों, मस्जिदों का भी अध्ययन करते हैं, जो कि कला के प्रति समझ को विकसित करते हैं। वही धरोहरों के प्रति सम्मान भी उत्पन्न हमारा होता है इससे। और इसके बाद में चौथा बिंदु है, मंदिरों की रचना के आधार पर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर को देखें तो सभी की कला में भिन्नता दिखाई देती है। हम पाते हैं कि मंदिर शैलियाँ भी 3 प्रकार की प्रचलित रही हैं। कौन कौन सी है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहली है उत्तर भारत में नागर शैली, जैसे दिलवाड़ा व रणकपुर के जैन मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इस तरह से पहला बिंदु ध्यान रखना है। और दूसरा बिंदु शैलियों का देखिए, मध्य भारत में बंसर शैली, जैसे विरूपाक्ष मंदिर, वेलाश्री, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। इस तरह से आपको बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा प्रकार शैलियों का दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, जैसे मीनाक्षी मंदिर, मदुरई। इस तरह से ध्यान रखना है। 3 शैलियाँ, नागर शैली, बंसर शैली और द्रविड़ शैली। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जरा निम्न प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है, स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 ईस्वी की क्रांति से प्रारंभ हुई या कांग्रेस की स्थापना से? दूसरा, स्वतंत्रता मात्र कुछ लोगों की देन है या असंख्य जनसाधारण के बलिदान से यह संभव हुआ? इस तरह के कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इस बात से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस के प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं देती थी। वहीं 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, क्योंकि यह एक जन आंदोलन था। छठा बिंदु, राष्ट्रीय इतिहास में हम विभिन्न धर्म सुधार आंदोलनों का भी अध्ययन करते हैं। इस तरह से कुछ बिंदु ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में चौथा प्रकार आता है विश्व इतिहास के बारे में। इसमें देखिए, विश्व इतिहास के क्षेत्र में हम विश्व की विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं व विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में घटी उन महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। इनको हम निम्न प्रकार निरूपित कर सकते हैं। पहला बिंदु देखिए, इसमें विभिन्न सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन। विश्व इतिहास में हमारा मुख्य उद्देश्य मानव सभ्यता के विकास को समझना है। और इसके आगे देखिए, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुई और कालांतर में मानव सभ्यता अन्य महाद्वीपों में फैली। चीनी सभ्यता में कागज का आविष्कार हुआ तो पिरामिड मिस्र सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और बेबीलोनियाई स्रोतों में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु है विश्व समुदाय को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1776 से 1787 तक अमेरिका ने अपनी स्वाधीनता हेतु इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया। 1789 ईस्वी में फ्रांस में, तो 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई। कहने को तो ये 3 अलग अलग राष्ट्र की घटनाएं हैं, किंतु इन तीनों में समानता यह है कि इन्होंने राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर के संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। अमेरिका की क्रांति से प्रेरणा पाकर के फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इसी का परिणाम इटली व जर्मनी के एकीकरण के रूप में निकला। रूस की क्रांति ने समाजवाद की स्थापना की व विश्व के कई देशों में उसकी अलख जगाई। इस तरह से दूसरा बिंदु ध्यान रखना है। और तीसरा बिंदु है विश्व के विभिन्न भागों में हुए बदलाव और विकास के बारे में जानते हैं। देखिए, प्राचीन काल में भारत विश्वगुरु था। भारत में शून्य की खोज हुई। भारतीय गणितीय ज्ञान अरबों के माध्यम से यूरोपियों तक पहुंचा। 8वीं सदी में आयुर्वेद की सुश्रुत संहिता का अनुवाद अरबों में हुआ। वहीं 10वीं सदी के इतिहासकार अलबरूनी
अलबरूनी ने लिखा है कि भारतीय अपने धर्म व अपनी सभ्यता को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। चौथा बिंदु, विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करना। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद आदि विचारधाराओं का विकास हुआ। इन सब का विकास हुआ और संपूर्ण दुनिया समाजवादी, पूंजीवादी और विचारधाराओं में बट गई। इस तरह से कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं पांचवा बिंदु, देखिए वैश्विक संगठन व उनकी भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में शांति हेतु 1920 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया, किंतु अमेरिका इसका सदस्य ही नहीं बना। अन्य प्रमुख राष्ट्रों ने भी निष्क्रियता दिखाई। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के हिटलर व इटली की मुसोलिनी ने विस्तारवादी नीति अपना ली। अन्य राष्ट्र व संघ ने इनके प्रति तुष्टीकरण की नीति जिसका परिणाम 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अन्य अभिकरण भी हैं जो शांति व विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार से विश्व इतिहास के क्षेत्र में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ कला, साहित्य, समाज आदि में आए बदलावों का अध्ययन भी किया जाता है। अतः विश्व इतिहास के माध्यम से संपूर्ण विश्व को समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को जानने से हमें वैश्विक घटनाक्रम एवं नवीन विचारों की जानकारी होती है। विभिन्न सभ्यताओं के प्रति समझ बढ़ती है हमारी, और इससे उग्र राष्ट्रीयता के स्थान पर विश्व बंधुत्व की भावना भी मजबूत होती है। इस तरह से विश्व इतिहास के बारे में कुछ ध्यान रखना है बातें आपको। और अब हम बात करते हैं स्थानीय इतिहास के बारे में। इसमें देखिए, स्थानीय इतिहास से तात्पर्य उस स्थान के इतिहास से है जहाँ पर हम निवास करते हैं। इससे स्थानीय विद्यार्थी परिचित होते हैं। यहाँ वहाँ की घटनाएं, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपरा, कला केंद्रों आदि पर आधारित होता है। स्थानीय इतिहास में स्थान विशेष की परंपराओं, रीति रिवाजों, रहन सहन, वेशभूषा, उद्योग धंधों आदि का विशुद्ध वर्णन होता है। इस तरह से कुछ बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और हमने बहुत कम समय में आपका 5वां इकाई यहाँ पर रिवीजन कर लिया है, सभी महत्वपूर्ण बिंदु भी समझ लिए हैं और याद भी अधिकांश बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं इकाई 6 के बारे में, जो कि भूगोल के बारे में है। भूगोल के स्वरूप के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने के लिए। एक बार आप समझेंगे, सुनेंगे सारी बातें तो समझ जाएंगे। इसके बाद में देखिए, छठा यूनिट आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस छठे यूनिट में जो कि आपके इस यूनिट को ओवरऑल कंप्लीट करते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। हिंदी में भूगोल शब्द भू तथा गोल शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है गोल पृथ्वी। भूगोल शब्द केवल पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप का बोध कराता है। अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी में हमें अधिक महत्वपूर्ण तत्व हाथ लगता है। प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थनीज द्वारा 234 ईसा पूर्व सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो यानी कि पृथ्वी और ग्रोफस यानी कि वर्णन करना, इस तरह से ध्यान रखना है। और भूगोल की परिभाषाएं आइए देखते हैं किन किन्होंने दी है। तो WG मूर के अनुसार परिभाषा देखिए, भूगोल वह विषय है जिसमें पृथ्वी तल के धरातलीय लक्षणों, जलवायु व वनस्पति, मिट्टियाँ, उपज, मानव इत्यादि तथा उनके विवरण का वर्णन किया जाता है। तो ये यहाँ पर भूगोल हुआ। दूसरा परिभाषा किसने दी? एकरमैन के शब्दों में, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर संपूर्ण मानव जाति और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतः क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी है दोनों। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस यूनिट से बनेंगे उनके बारे में। देखिए, पहला प्रश्न है कारण बताइए। इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके क्यों रहते हैं? तो कारण बताइए। इसका उत्तर देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह क्षेत्र अधिक गर्म नहीं हो पाता। यहाँ हमेशा तापमान 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ रहती है। इस तरह के प्रश्न आपके आएंगे। दूसरा प्रश्न है, पवन क्यों चलती है? कारण बताइए। पवन दो स्थानों के वायुदाब के अंतर के कारण चलती है, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कारण बताने का। ऊंचाई की ओर बढ़ने पर हमें कठिनाई क्यों महसूस होती है? कारण बताइए। इसका उत्तर देखिए, निचले स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने से ऊपर जाने पर यह हमें नीचे की ओर खींचता है, जिससे ऊपर की ओर जाने पर हमें अधिक बल लगाना पड़ता है, जिससे कठिनाई का अनुभव होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें ऊपर जाने पर नीचे की ओर धकेलना महसूस होता है, या फिर ऊपर जाने में हमें कठिनाई का महसूस होता है। इस तरह का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग किसी क्षेत्र विशेष में ही क्यों अधिक विकसित होते हैं? तो उद्योग उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां पर उन्हें हर प्रकार की अनुकूल दशाएं उपलब्ध हों, ताकि उद्योग अधिक दक्षता से विकसित हो सके। इस तरह से ध्यान रखना है।
और अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सघन वनस्पति क्यों पाई जाती है? कारण बताइए। तो इसका कारण है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिक तापमान व वर्षा के कारण सघन वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में तापांतर अधिक क्यों होता है? इसका उत्तर देखिए, मरुस्थल में रेत ही रेत पाई जाती है तथा रेत का यह गुण होता है कि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, तो तापांतर अधिक पाया जाता है, जल्दी जल्दी तापमान में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। और अगला टॉपिक आता है सुनामी को लेकर के। सुनामी महासागरों की तली में हुई भूकंपीय घटनाओं के बाद उठी जल की ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरों को कहते हैं सुनामी। और सुनामी अपना प्रभाव केवल तटीय क्षेत्र पर ही डालती है। तट से दूर स्थित एवं अधिक ऊंचे स्थानों पर सुनामी नहीं पहुंच सकती है। सुनामी से राजस्थान जैसे आंतरिक राज्य कभी प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि लहरें सैकड़ों किलोमीटर की स्तरीय दूरी तय करके यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। सुनामी एक वैश्विक घटना है जिसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर स्थित क्षेत्रों पर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 2004 की सुनामी से भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, पूर्वी अफ्रीका के कई देशों के तटीय क्षेत्रों पर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जहां पर लाखों लोग मारे गए। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कंपास से दिशा कैसे ज्ञात हो जाती है? कारण बताइए। इसमें देखिए, दिशा ज्ञात करने का यह सर्वोत्तम यंत्र है। इसका प्रयोग दिन के किसी भी समय पर किया जा सकता है। कंपास नाविक सर्वेक्षणकर्ता तथा अन्वेषण का अच्छा मार्गदर्शक है। कंपास एक गोल डिबिया के आकार का यंत्र होता है। इसमें स्वतंत्र रूप से घूमने वाली एक चुंबकीय सुई लगी होती है। इसके डायल पर दिशाएं तथा डिग्रियां अंकित होती है। जब कहीं कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होता तो कंपास में लगी हुई चुंबकीय सुई सदा पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करती है। चुंबकीय उत्तर की स्थिति स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। इसके द्वारा गणना कर सही दिशा का ज्ञान करते हैं। तो कंपास के बारे में कुछ बिंदु ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, वायुदाब मापी से वायुदाब कैसे मापा जाता है? वायुदाब में भार होता है और इसी कारण पृथ्वी के ऊपर सहस्त्रों मील तक विस्तृत वायुमंडल हमारे ऊपर निरंतर चतुर्दिश दबाव डालता रहता है। इस दाब को संतुलित करने व नापने के लिए वायुदाब मापी का आविष्कार हुआ। इस दाब को उसने वायुमंडलीय दाब की संज्ञा दी और पारे से भरी हुई नली में पारे के स्तंभ को इस दाब द्वारा संतुलित करके उन्होंने वायुमंडलीय दाब को मापने का प्रयास सफल किया। वायुदाब मापी एक वी आकृति की नली होती है, जिसमें एक छोटी व बड़ी भुजा होती है। इसमें पारा भरा रहता है और छोटी भुजा का सिरा बंद रहता है। छोटी भुजा में द्रव के ऊपर के रिक्त स्थान में द्रव वाष्प के अतिरिक्त वायु अथवा अन्य कोई गैस अवशिष्ट नहीं होती है। खुली नली में द्रव तल पर वायुमंडलीय दाब तथा बंद नली में द्रव के वाष्प की दाब पड़ती है। इस कारण दोनों द्रव तलों में भी अंतर आ जाता है। यदि द्रव की वाष्प का दाब उपेक्षणीय हो तो खुली नली में पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब द्रव तलों के अंतर के समान लंबे द्रव स्तंभ के भार के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यदि द्रव का घनत्व तथा प्रयोग स्थल पर गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व ज्ञान ही हो तो वायुमंडलीय दाब की गणना की जा सकती है। इस तरह से ये बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में टेलीस्कोप क्या होता है उस बारे में जानते हैं। देखिए, टेलीस्कोप या दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरदर्शी से सामान्यतया लोग प्रकाशीय दूरदर्शी का अर्थ ग्रहण करते हैं, परंतु दूरदर्शी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अन्य भागों में भी काम करता है। दूरदर्शी साधारणतया उस प्रकाशीय तंत्र को कहते हैं जिससे देखने पर दूर की वस्तुएं बड़े आकार की और स्पष्ट दिखाई देती हैं। बोलचाल की भाषा में दूरदर्शी को दूरबीन भी कहते हैं। तो इस तरह से टेलीस्कोप के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है उस बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य ग्रहण होने का कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के ठीक बीच में आ जाता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बीच में ही चंद्रमा द्वारा रोक लिया जाता है, तो पृथ्वीवासियों को सूर्य का कुछ हिस्सा दिखना बंद हो जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी की समान भाग के लिए एक साथ नहीं हो सकता। ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो देखिए, जब परिक्रमा करते हुए कभी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और चूंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकता है, अतः पृथ्वी की छाया के कारण वह प्रकाशित नहीं हो पाता। इस प्रकार जितने भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ती है वह भाग दिखाई नहीं देता तथा शेष भाग दिखाई देता रहता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पूर्ण चंद्रमा ही लुप्त हो जाता है।
इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आपको जानकारी रखनी है। चित्र में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो फिर सूर्य ग्रहण होगा, कि सूर्य ठीक से दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। और यहाँ पर दूसरे चित्र में आपने देखा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है, तो फिर चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा पूरा, तो फिर यहाँ पर पृथ्वीवासियों के लिए चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि मेरे पृथ्वी, मेरा सूर्य, मेरा चंद्रमा गोल नहीं रहे हैं, पर आप कोशिश करना इनको गोल आकृति बनाने की। और एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो इस यूनिट के हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं इकाई 7 के बारे में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आपको एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाएंगी। 8 नंबर का आपका 7वां यूनिट है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। राष्ट्रवाद से संबंधित वह विचारधारा है जिसके कारण व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्तिगत स्वार्थों का समर्पण कर देता है। व्यक्ति राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहता है। एक अलौकिक भावना यह रहती है। तो राष्ट्रवाद के बारे में बिंदु ध्यान रखना है। राष्ट्रवाद में बाधाएं क्या क्या आती है उनके बारे में भाई बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद में बाधा का प्रमुख जो स्रोत है उस राष्ट्र में उपस्थित विविधता है। चूंकि प्रत्येक राष्ट्र में धर्म, जाति व संस्कृति में अगर भिन्नता होती है तो फिर वहाँ पर राष्ट्रवाद में बाधाएं आएंगी। अगर कोई एक जाति अथवा धर्म का व्यक्ति अपने धर्म एवं जाति को अन्य में श्रेष्ठ समझे या समाज में एक अलगाव पैदा हो जाता है तब, तो ऐसे में फिर राष्ट्रवाद में बाधाएं आती हैं। धार्मिक कट्टरवाद, जातीय श्रेष्ठता, सांस्कृतिक उच्चता आदि कारण जो है वो राष्ट्रवाद को बाधित करते हैं। इस तरह से बिंदु ध्यान रखते हैं कि राष्ट्रवाद को बाधित करने वाले कारक, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में कुछ बिंदु यहाँ पर देखिए। पहला बिंदु देखिए, आतंकवाद उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम है। एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति के एकीकृत सूत्र ने ही प्रगति के पथ में बाधाएं उत्पन्न की है। और दूसरा बिंदु है, राष्ट्रवादियों ने देशी जमीन में विदेशी प्रयोग को हमेशा असफल करने और खदेड़ने की कोशिश की है, जिससे देश का औद्योगिक विकास बाधित हुआ है। और तीसरा बिंदु है, राष्ट्रवाद की अवधारणा वैश्वीकरण के प्रगति पथ में बाधा बनी है। चौथा बिंदु है, राष्ट्रवादी सिंहलियों द्वारा तमिलों को हाशिए में खड़ा करने की कोशिश ने श्रीलंका को दशकों तक विकास से वंचित रखा है। तो ये कुछ बिंदु इस तरह से ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यालयों में सामाजिक व राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के क्या क्या कारण हैं उस बारे में। इसमें देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का शिक्षण हमारा केंद्र बिंदु है। और इस विषय के अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक ऐसी सामाजिक योग्यताओं से अवगत होते हैं। कौन कौन सी योग्यताएं उन बारे में देखिए बात करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सहिष्णुता आदि गुण किसी भी समाज के आधारभूत स्तंभ हैं, जिन्हें न केवल समझने की आवश्यकता है वरन उनका जीवन में अनुसरण भी अपेक्षित है। और दूसरा बिंदु है, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, संवैधानिक आदि कुछ ऐसे ही मूल्य हैं जिनकी उपयुक्त समझ जरूरी होती है और सभी को ये आपको अपनाना चाहिए। और अगला बिंदु है, सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन में शिक्षण के क्षेत्र में हम किसी सीमा व परिधि में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज व राज्य में घटित होने वाली सभी घटनाओं से अप्रभावित नहीं रह सकता है और कुछ ना कुछ प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही है। अगला बिंदु आता है, गतिशीलता, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण के अध्ययन में भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को उचित स्थान दिया जाए। इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और हमारे देश में सामाजिक व राजनीतिक जो जीवन है उसमें अध्ययन विषय उच्च प्राथमिक शाला स्तर का सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में पहले से चले आ रहे विषय नागरिक शास्त्र की जगह लेने वाला एक नया विषय है। इस तरह से ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। लोकतंत्र के निर्माण के बारे में प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, मुख्य चरण कौन कौन से हैं। 4 चरण हैं। पहला चरण है, आधुनिक लोकतंत्र की कहानी लगभग 2 सदी पहले शुरू हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रथम बार जन विद्रोह द्वारा लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया। हालांकि इस क्रांति ने फ्रांस में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, किंतु फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा जगा दी थी। और दूसरा चरण क्या था, लोकतंत्र के विकास की यात्रा का दूसरा चरण हमें औपनिवेशवाद के अंत में दिखाई देता है, जब एशिया और अफ्रीका के अधिकांश जो देश हैं वो यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश कर रहे थे और एक लंबे संघर्ष के बाद औपनिवेशिक शासकों से आज़ादी प्राप्त उन्होंने करी। इस आज़ादी का अर्थ था अपना नेता स्वयं चुनने की प्रबल इच्छा। तीसरा चरण लोकतंत्र की स्थापना में और अधिक तेजी में 1980 से 1990 के मध्य नजर आती है, जब पूर्वी यूरोप और लैटिन जो अमेरिका है उसके अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बहाली हुई। विशेष करके सोवियत जो संघ है उसके बिखराव के बाद में यह गति और भी तीव्र हो गई। तो ये तीसरा चरण हो गया। इसके बाद में चौथा चरण,
लोकतंत्र के विकास की यात्रा के चौथे चरण में हम मध्य पूर्व के देशों में 2008 के बाद उठे विभिन्न आंदोलन से समझ सकते हैं कि जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ट्यूनीशिया से शुरू इस आंदोलन से समझ सकते हैं कि जिसे हम एक साथ पूरे अरब जगत में लोकतंत्र के आंदोलन को फैला दिया है। इस तरह से बिंदु आगे। और लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सन 1947 में भारत ब्रिटिश राज से मुक्त हुआ तथा हमारे राजनेताओं ने सन 1950 में भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करी। भारत में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के यह कयास लगाए जाने लगे कि यहाँ लोकतंत्र अधिक समय तक कायम नहीं रह सकता। इन कायसों के पीछे जो प्रमुख कारण था वह भारत एक विविधता वाला देश था, अलग अलग जातियां थी। यहाँ पर लोकतंत्र के सफल होने की संभावना नजर आ रही थी, किंतु हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन इतनी विविधता के बावजूद भी सफल रहा। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया और वर्तमान में भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में प्रमुख है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि। इसके साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन एवं बिना भेदभाव के संपूर्ण देश की समावेशी शिक्षा की चुनौतियां भी सामने खड़ी थी और उनको भी संभालना था। इसके बाद में देखिए, लोकतंत्र की जो स्थापना है उसने ही राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया, जिसने व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान किया तथा आज हमारे देश में शिक्षा का अधिकार, महानरेगा, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसे कानून लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करा रहे हैं। तानाशाही या सैन्य शासन जैसे कदम हमारे देश में नहीं उठाए गए हैं। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के बारे में। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आशय है कि विश्व एक परिवार के समान प्रतीत हो और इस विश्व के समस्त निवासी एक दूसरे के साथ में भाईचारे का व्यवहार करें। यह विश्व मैत्री पर आधारित है। यह भावना मानव कल्याण पर विशेष जोर देती है। इस भावना से यह आशा होती है कि हमें विश्व के समस्त राष्ट्रों व उनके रहने वालों के प्रति प्रेम, सहयोग व सहानुभूति के भाव रखने चाहिए। संपूर्ण विश्व 2 महायुद्धों की विभीषिका से गुजर चुका है और तीसरा युद्ध सिर पर है, अर्थात संभावित संकट से ग्रसित है। मानव जाति के अस्तित्व को खतरे से उबारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इस संबंध में रोमन रोनाल्ड का विचार है कि भयंकर विनाशकारी परिणाम वाले 2 विश्व युद्धों में कम से कम यह सिद्ध कर दिया है कि युद्ध व आक्रमणकारी राष्ट्रीयता से संकीर्ण संबंधों को तोड़ करके प्रेम, दया, सहानुभूति पर आधारित जो मानव संबंध है उनका अगर हम विकास करेंगे तो मानव जाति के स्वतंत्र संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में भारत की क्या भूमिका रही। तो हमारे ऐतिहासिक व दार्शनिक विरासत में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लक्षण मिलते हैं। हमारे यहाँ गांधी, नेहरू व टैगोर के चिंतन में भी अंतर्राष्ट्रीय के लक्षण मिलते हैं एवं इन्हीं की प्रभाव को हम स्वतंत्रता पश्चात निर्मित हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में देख सकते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव स्थापना की कटिबद्धता नजर आती है। भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव से ही परिचायक हैं। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आप जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के बारे में आप जानते हैं कि सभी सुखी रहें, इस तरह से। और अगला यहाँ पर है औपनिवेशिक काल के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए, धर्म सुधार आंदोलन एवं औद्योगिक जो क्रांति है उसके परिणाम स्वरूप यूरोपियन देशों से धर्म सुधारक और व्यापारी विश्व के अलग अलग देशों में पहुंचे। धर्म सुधारकों का उद्देश्य इन देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। धर्म सुधारकों का जो उद्देश्य था वो था प्रचार प्रसार करना ईसाई धर्म का। वहीं यूरोपियन व्यापारियों का उद्देश्य था अपने व्यापार को बढ़ाना। भारत में व्यापार के लिए प्रारंभ में डच व पुर्तगाली आए और बाद में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज भी आए। इनके आपसी संघर्ष में अंग्रेज विजय हुए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। इस तरह से भारत में आने को लेकर के स्वतंत्रता प्राप्त होने तक का समय औपनिवेशिक काल कहलाता है। इस तरह से अंग्रेजों को जो भारत में आए उससे लेकर के स्वतंत्रता तक का जो टाइम है वो औपनिवेशिक काल कहलाता है। इस दौरान भारत आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। औपनिवेशिक काल में भारतीयों की स्थिति गुलामों जैसी हो गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं और इसके बाद में आप बात करते हैं इकाई 8, आपका लास्ट इकाई सामाजिक का, जिसमें सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण के बारे में कुछ बिंदु रहेंगे और मूल्यांकन को लेकर के यहाँ पर बेसिकली बातें रहेंगी। 10 नंबर का यूनिट है। 10 नंबर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कम से कम समय में उनको भी दोस्तों यहाँ पर कवर कर लेते हैं और इस तरह से अपना सामाजिक का पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर हो जाएगा। महत्वपूर्ण सभी बिंदु कवर हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, संकल्पना। संकल्पना क्या होती है कि किसी समूह अथवा वर्ग के जो विचार होते हैं या उनकी परिस्थितियाँ होती हैं, उनकी घटनाएं होती हैं, उनकी किसी वस्तु के प्रति जो धारणा होती है
उनका प्रतिनिधित्व करना यहाँ पर संकल्पना होता है। जब तथ्यों को संचित किया जाता है तो वे निश्चित संबंध तथा आदर्श नमूना दर्शाने लगते हैं, और इन नमूनों की स्पष्ट रूप से जो व्याख्या करी जाती है वो ही क्या कहलाती है, संकल्पना कहलाती है। ये बात रही संकल्पना को लेकर के। संकल्पना की विशेषताओं में कुछ विशेषताएं ध्यान रखनी है कि संकल्पना सामान्य एक विचार है, संकल्पना सरल से जटिल की ओर है, भिन्न भिन्न यहाँ पर रहती है, संकल्पना अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित भी रहती है। तो ये 3 विशेषताएं ध्यान रखनी है। संकल्पना का मानचित्र को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संकल्पना मानचित्र एक आरेखीय चित्र प्रणाली है जिसके माध्यम से अवधारणाओं के सह संबंध का बोध करा जाता है, बोध होता है। इनके माध्यम से कक्षा में विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण अधिगम उपलब्ध कराना संभव हो पाया है। यह एक सक्रिय अधिगम साधन है, सक्रिय अधिगम साधन आपको ध्यान रखना है, और विभिन्न रूप से इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में संभव है और एक ठीक दिशा में यहाँ पर ये कारगर सिद्ध हुई है। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं और अपने विचार यहाँ पर जोड़ सकते हैं। योजनाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। योजनाओं को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, आप जरूर से याद करना, इसको प्रेफर करिएगा, ये यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। योजनाएं 3 योजनाएं हैं, जिसमें पहली है वार्षिक पाठ योजना, दूसरी है इकाई योजना और तीसरी है दैनिक पाठ योजना। इसमें से आपने वार्षिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना ये सभी आपने इंटर्नशिप डायरियों के अंतर्गत देखा होगा। वहाँ पर आपने लेसन प्लान वगैरह बनाए भी होंगे। अगर एक लेसन प्लान बनाना आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप इजीली बता पाएंगे कि किस तरह से एक प्रकरण को चुना जाता है। एक प्रस्तावना प्रश्न वहाँ से 4-5 पूछे जाते हैं, फिर एक टॉपिक समस्यात्मक निकल करके आता है, उसके ऊपर हमें बाद में पाठ पढ़ाना पड़ता है कि आओ बच्चों आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में, यहाँ पर ये कोई टॉपिक, जैसे मान लो जल का टॉपिक है या मर्दाप्रदन का टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक पढ़ेंगे, तो वैसा एक पाठ योजना होती है। वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। यहाँ पर अपन सिर्फ कुछ बेसिक बातें डिस्कशन कर लेते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको लेसन प्लान बनाना पूछता है, वार्षिक पाठ योजना पूछता है, तो लेसन प्लान की तरह ही सारा कुछ सेम रहता है जो कि आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए वार्षिक पाठ योजना के बारे में। पहली बारे में संपूर्ण सत्र के लिए शिक्षण कार्य से संबंधित सभी पाठों का निर्धारण ही वार्षिक पाठ योजना है। वार्षिक का मतलब, वार्षिक जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब सीधा एक आपको यही समझना है कि सत्र पर्यंत एक बार ही किया जा रहा है वार्षिक, और अगर अर्धवार्षिक है तो सत्र में 2 बार हो रहा है। सही बात है। तो यहाँ पर जो शिक्षण कार्य से संबंधित सभी जो पक्ष हैं इनका निर्धारण वार्षिक पाठ योजना में होता है संपूर्ण सत्र के लिए। ये सारी बात रही। इसके कुछ बिंदु देखिए। पाठ्यक्रम से संबंधित जो तथ्य हैं इनको सम्मिलित करा जाता है। शिक्षक के द्वारा वार्षिक योजना निर्माण के समय स्वयं की क्षमताओं, विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में भी रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है सतत और व्यापक मूल्यांकन को। बाकी आप यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। पहले के यूनिट्स में भी हमने इनके बारे में डिस्कशन करा हुआ है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपके लिए रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर से इसको याद करना कंसिडर करिएगा, क्योंकि रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और रीट में भी आप ये देखेंगे कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में है, यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में, आपको पर्यावरण वगैरह में वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों बात आती है, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जब सीखना एक सतत प्रक्रिया है तो मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। उसके ज्ञानात्मक और व्यवहारिक पक्षों में संतुलन बनाना चाहिए। अब तक हम केवल बालक के ज्ञानात्मक पक्ष पर ही ज़्यादा ध्यान देते आए हैं, जिसके कारण बालक पर अंकों के प्रतिशत का दबाव बना रहता है कि मुझे अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो वो दबाव बना रहता है। उसका व्यवहारिक जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता है। जब तक हम बालक के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत नहीं करेंगे तब तक बालक के मूल उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं रहेगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य प्राप्त तब तक नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन न केवल शिक्षार्थियों की प्रगति और उपलब्धियों को मापता है, बल्कि अध्यापन सामग्री और अध्यापन के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों को भी यहाँ पर प्रभावी रूप से उनका आकलन करता है। इन सब बातों पर गहन विचार विमर्श के बाद में हमारे शिक्षाविदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संशोधित प्रारूप 1992 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन और कक्षागत प्रक्रियाओं में सुधार करके शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणाओं को प्रस्तुत करा है। शिक्षा नीतियों में अभी हाल ही में 2020 वाली जो नई शिक्षा नीति है वो भी यहाँ पर रीट के सिलेबस में ऐड हुई है, तो आप उसको भी पढ़ना कंसिडर करिएगा, जो कि आपकी रीट की तैयारी में बेनिफिशियल हो। बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको पढ़नी है। उसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंग के रूप में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत के साथ साथ मूल्यांकन को व्यापक भी होना चाहिए। विद्यार्थियों की व्यापकता भी सतत और व्यापक मूल्यांकन में निहित है, समाहित है। सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना का उद्देश्य उत्तम नागरिकों का निर्माण करना है।
1 नंबर का प्रश्न आए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको लिखना है कि उत्तम नागरिकों का निर्माण करना। बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट्स देने नहीं, एक बार क्लास देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर अगला बिंदु आता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की अभिवृद्धि और विकास के दोनों पहलुओं पाठ्यचर्यात्मक और पाठ्य सहगामी का आकलन करता है, जिसके जो प्रमुख लक्ष्य है उनमें पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है मूल्यांकन, छठा है सृजनात्मकता। तो ये 6 बिंदु, 6 आपको लक्ष्य यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षण कौशल को लेकर के। शिक्षण कौशल में देखिए, शिक्षण की क्रिया में शिक्षक को निपुण होने के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षक व्यवहार के प्रदर्शन में दक्ष हो। वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का प्रतिपादन होता है। समान शिक्षण व्यवहारों के समूह को शिक्षण कौशल कहते हैं। अतः एक शिक्षण कौशल समान व्यवहारों का समूह है जो किसी निश्चित शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शित किए जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षक पूरे शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने का निर्देश न देकर के एक या कुछ शिक्षण कौशलों में सुधार लाने का निर्देश दे सकता है। शिक्षण कौशलों की सूची के बारे में देखिए, एलन और रेयान ने विभिन्न विषयों व विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शिक्षण कौशलों की सूची प्रस्तुत करी है, जो कि निम्नलिखित है और उनका कार्यक्रम भी नहीं है। पहला बिंदु है उद्दीपन परिवर्तन, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है समापन, चौथा है मौन और शाब्दिक संकेत, पांचवा है विद्यार्थी सहभाग का पुनर्बलन, छठा है प्रश्न प्रवाह, सातवां है अनुशीलन प्रश्न, आठवां है उच्च स्तरीय प्रश्न, नौवां है अपसारी प्रश्न, 10वां है अवधानात्मक व्यवहार पहचानना, यहाँ पर 11वां है स्पष्टीकरण एवं उदाहरण प्रयोग, 12वां है व्याख्यान, 13वां है नियोजित पुनरावृत्ति, 14वां है संचार की पूर्णता। तो ये बिंदु यहाँ पर कुछ आपको नज़र में अपनी यहाँ पर रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा पाठ योजना को लेकर के जब प्रश्न आए कि पाठ योजना क्या है, उसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, किसी भी कार्य के समयबद्ध निस्तारण और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उसका नियोजन किया जाना आवश्यक होता है। यह क्या होता है? पाठ योजना होता है कि एक पाठ को पढ़ाने के लिए निश्चित समयांतराल, निश्चित उसकी विधि, निश्चित उसकी प्रक्रिया, बाकी सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप में अगर अपन करते हैं तो वो एक पाठ योजना होती है। पाठ को पढ़ाने के लिए, पाठ पढ़ाने से पूर्व उसके लिए एक योजना बना लेना ही पाठ योजना कहलाता है। व्यक्ति की निजी जिंदगी, उसके पारिवारिक कार्य, सामाजिक गतिविधियां या राष्ट्र का कामकाज हो, यदि वे योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए जाएंगे तो अव्यवस्था यहाँ पर फैल जाएगी। अतः किए जाने वाले कार्य के लक्ष्य निर्धारित करके उनको लक्ष्यों को समयबद्ध प्राप्ति हेतु योजना का निर्माण करना ही योजना निर्माता को आनंद और संतोष भी देता है। योजना निर्माण के दौरान यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होगा तो उसे प्राप्त करने की विधियां भी सुनिश्चित करी जाएगी। विधियों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। शिक्षा शास्त्री N.L. बासिंग के अनुसार पाठ योजना उन उद्देश्यों और कथनों के विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है जिनके द्वारा क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको कथन भी इनका ध्यान रखना है, बाकी कुछ यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इसके अलावा अपन अब बात करते हैं आकलन और मूल्यांकन को लेकर के आपका अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आकलन क्या है। आकलन क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इससे कार्य करने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार होता जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसमें संभावनाएं व्याप्त होती है। ये क्या हो गया? आकलन, जिसमें निरंतर चलता रहता है, छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करते हैं और इसमें सुधार की गुंजाइश होती है। मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ जारी रहती है। जिस प्रकार से बच्चे का विकास निरंतर प्रक्रियाशील है, वैसे ही मूल्यांकन भी निरंतर प्रक्रियाशील है। मूल्यांकन बड़े लक्ष्य को इंगित करता है तथा निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर के समग्रता में मूल्यांकित करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके बाद में अगला एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है, जो कि एक पाठ जो होता है उसका छोटा रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ कितने टाइम के लिए होता है, ये बात अगर आती है तो 5 से 8 मिनट, लगभग 5-7 मिनट का जो सूक्ष्म पाठ होता है, जिसमें एक टॉपिक के बहुत छोटे से भाग को यहाँ पर प्रदर्शित करना होता है। ये सारी चीज़ें रहती है। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक तकनीक है जिसमें छात्राध्यापक एक ही विषय इकाई को एक निश्चित शिक्षण कौशल का उपयोग करके छात्रों की एक छोटी संख्या को एक अल्प अवधि के लिए शिक्षण कराता है।
और सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण अभ्यास परिभाषित एवं नियंत्रण करके उसे योग्य शिक्षण कौशलों के रूप में किया जाता है। शिक्षण के पश्चात छात्राध्यापकों को पर्यवेक्षक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ के बारे में प्रतिपुष्टि भी दी जाती है, जिसके आधार पर छात्र अध्यापक पुनः पाठ योजना बनाता है, पुनः शिक्षण करता है। पुनः शिक्षण के दौरान, पुनः शिक्षण के पश्चात छात्र अध्यापक की प्रतिपुष्टि दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक छात्र अध्यापक एक कौशल को अच्छी तरह से प्रयोग करने में दक्षता हासिल ना कर ले। क्लिकल ने अपने सहयोगी के साथ में 1976 में सूक्ष्म शिक्षण को निम्न ढंग से परिभाषित करा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की वह अवधि है जो निम्न दशाओं का स्वरूप यहाँ पर साधारण करती है और शिक्षण अभ्यास में केवल एक विषय शिक्षण कौशल के लिए संकुचित करती है, साथ ही साथ शिक्षण की अवधि एवं कक्षा के आकार को भी कम कर देती है। तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है। और क्लीफल के अनुसार यहाँ पर सूक्ष्म प्रविधि निम्न 3 दशाओं में संपन्न होती है। तो कौन कौन से दशाएं हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली दशा आती है ज्ञान प्राप्ति अवस्था, जिसमें प्रदर्शित कौशल का निरीक्षण करा जाता है। दूसरी है कौशल प्राप्ति अवस्था, जिसमें सूक्ष्म पाठ का निर्माण होता है और कौशल अभ्यास होता है। तीसरी है स्थानांतरण अवस्था, जिसमें कार्य का मूल्यांकन होता है और वास्तविक शिक्षण तथा कौशल का स्थानांतरण हो जाता है। तो ये 3 अवस्थाएं इनकी ध्यान रखनी है। इसके बाद में मूलतः सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में 5 पद रहते हैं। पहला पद आता है शिक्षण, दूसरा है प्रतिपुष्टि, तीसरा है पुनः पाठ नियोजन, चौथा है पुनः शिक्षण, पांचवा है पुनः प्रतिपुष्टि। इन 5 पदों को मिलाकर के एक सूक्ष्म शिक्षक का जो चक्र है उसका निर्माण होता है, जिसे निम्न चित्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपका यहाँ पर शिक्षण होगा, फिर उसमें सुधार करी जाएगी, प्रतिपुष्टि करी जाएगी, फिर दोबारा से पाठ योजना बनेगी, फिर पुनः शिक्षण करवाया जाएगा और फिर वहाँ पर वापस से फीडबैक लिया जाएगा और फिर से यहाँ पर उसमें नियोजन संशोधन करा जाएगा और ये प्रक्रिया एक चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना बनाते समय क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक रहता है, 1-2 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। इसमें देखिए उद्देश्यों की स्पष्टता सबसे पहला बिंदु है कि पाठ योजना बनाते समय उसमें उद्देश्य स्पष्ट हो जाने चाहिए। विषयगत सामग्री का उत्तम समेकन यहाँ पर करेंगे। जो भी पाठ, जिस भी टॉपिक को लेकर के अगर अपन पाठ योजना बना रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल अपने पास में होएगा, उत्तम समेकन। और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जांचने की व्यवस्था भी अपने पास में होगी। पूर्व ज्ञान को जांचने के बाद में टॉपिक को कहाँ से शुरू करना है, क्या विधि उसमें अपनानी है, तो वो सारा भी अपने को व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण विधियों की स्पष्टता यहाँ पर अपने पास में होनी चाहिए, सही बात है। और शिक्षण अधिगम सामग्री के समुचित उपयोग की अपने पास में क्षमता होनी चाहिए। विषयगत गतिविधियों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित यहाँ पर मामला रहना चाहिए सारा। अन्य विषयों से संबद्धता स्थापित कर सकना भी अपने को आना चाहिए। शिक्षण के दौरान सतत और व्यापक मूल्यांकन की सुनिश्चितता भी हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस लास्ट यूनिट में आपको ध्यान रखनी है। आई होप सामाजिक का जो आपका सारा ये चैप्टर्स रहे हैं आपने ठीक प्रकार से समझ लिए हैं। कोई दिक्कत समस्या रहे तो आप कमेंट करके बताना। बाकी हमने कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपके लिए यूनिट कवर करवाया जाए और अब एग्जाम के लास्ट टाइम पीरियड पर सिर्फ उतना ही मटेरियल आपके साथ में शेयर करा जाए, उतना ही मटेरियल आपको समझाया जाए जिससे आपका पेपर पास हो जाए अच्छे नंबरों से। तो उसमें पूरी कोशिश करी गई है। इस क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देवें। क्लास आपको कैसी लगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो आपको समझ में आए या उनमें कोई दिक्कत समस्या रही तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप ये देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो कोशिश करना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।